नमस्कार, वेलकम टू द न्यू इंडिया। हमारे इस न्यू इंडिया नव भारत निर्माण के इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है एंड वेलकम टू द लेक्चर सीरीज ऑफ इकोनॉमिक सर्वे आर्थिक समीक्षा साल 2022-23 की इस लेक्चर श्रृंखला में आज हम चैप्टर नंबर 7 पे पहुंच चुके हैं। अगर मैं आपको एक बार रिमाइंड कराना चाहूँ कौन कौन से चैप्टर हम पढ़ चुके हैं तो सबसे पहले मैंने चैप्टर नंबर 1 के रूप में बृहद डाटा के बारे में बात की थी। चैप्टर 2 में मैं एग्रीकल्चर, चैप्टर 3 में ग्रामीण विकास के बारे में बात कर चुका हूँ। चैप्टर 4 में हमने औद्योगिक विकास के बारे में बात की थी। चैप्टर 5 में हमने जो आधारभूत संरचना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उसके बारे में बात की थी और चैप्टर 6 में मैंने सेवा क्षेत्र के बारे में बात की थी। क्योंकि सेवा क्षेत्र टर्सरी सेक्टर में आता है तो वहीं से कहीं ना कहीं रिलेटेड जो है वो शहरीकरण भी आता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा सेवा क्षेत्र का विकास जो हुआ है वो शहरों में हुआ है। तो 7 नंबर चैप्टर पे इकोनॉमिक सर्वे में चैप्टर दिया गया है शहरीकरण एवं शहरी विकास। जैसे मैंने आपको ग्रामीण विकास पढ़ाया था तब मैंने ग्रामीण विकास के बारे में बताया था कि जब भी हम ग्रामीण विकास पढ़ेंगे तो हम बोलेंगे कि कुछ शहरीकरण के रिलेटेड, जैसे गांव के रिलेटेड संस्थाएं बनाई थी इसलिए शहरीकरण के रिलेटेड भी संस्थाएं होनी चाहिए। ठीक है, तो वो तो आपको उस समय ही पता चल गया था। संविधान के 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा यहाँ पे बहुत सारे परिवर्तन किए गए थे हमारे संविधान में और स्थानीय निकाय की बात की गई थी। तो 73वें में ग्रामीण स्थानीय निकाय और 74वें में शहरी स्थानीय निकाय, जिसके अंतर्गत आपको पता है नगर निगम और नगर परिषद इस तरीके के जो संस्थाएं बनाई गई। दूसरा, अब शहरों में, ये तो ग्राम की पहले हुए, अब शहरों में योजनाएं बनाई जानी चाहिए और योजनाएं किसकी? आवास की योजनाएं होनी चाहिए, रोजगार की योजनाएं होनी चाहिए, उसके अलावा स्वच्छता की योजनाएं होनी चाहिए। ये अलग अलग योजना होनी चाहिए और लॉन्ग रन के हिसाब से मास्टर प्लान होना चाहिए। तो इस लेक्चर का उद्देश्य एक तो हमें डाटा देखना है। डाटा आपको पता होना चाहिए कि हमारे राजस्थान में करीब करीब 24.87% लोग शहरों में रहते हैं और बचे हुए जो लोग हैं 75.13 के आसपास में वो गांव में रहते हैं। और इसी डाटा को मैं इंडिया लेवल पे ले जाता हूँ तो इंडिया में शहरों में 31.14% लोग रहते हैं और उसके अलावा 78 पॉइंट समथिंग 86% लोग जो है वो अपने गांव में रहते हैं। तो इंडिया में 31% शहरों में रहते हैं और अपने राजस्थान में 25% शहरों में रहते हैं। ये डाटा आपको ओवरव्यू में पता होना चाहिए। देन आवास योजना है, राजा राजस्थान आवासन मंडल, उसके बारे में बात करनी है। रेरा के बारे में बात करनी है। राजीव आवास योजना के बारे में बात करनी है। पीएम शहरी आवास योजना के बारे में बात करनी है। रोजगार के लिए अंत्योदय योजना है। उसके अलावा शहरी गारंटी योजना है जो हमारी राजस्थान सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, उसके बारे में बात करनी है। एंड देन फिर हमें राजस्थान में शहरी विकास के बारे में, स्मार्ट सिटी क्या है, अमृत मिशन क्या है, जयपुर मेट्रो रेलवे प्रोजेक्ट क्या है, ये पहले भी पढ़ चुके हैं। एनसीआर आरईडीएफ क्या है, ये सब हमें देखना है। स्वच्छ भारत मिशन, एलईडी प्रोजेक्ट क्या है, इंदिरा रसोई योजना क्या है, तो ये सब हमें देखना है। सो लेट मी स्टार्ट विद माई आईपैड। देखो, सबसे पहले शहर की परिभाषा आपको पता होना चाहिए। शहर की परिभाषा जो इकोनॉमिक सर्वे के आधार पर दी गई है इसमें वो बोला गया है कि 5,000 से अधिक आबादी वाला लोकेशन जिसमें घनत्व होना चाहिए 400 पर्सन पर किलोमीटर स्क्वायर से अधिक। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है जो भी लोग वहाँ रह रहे हैं उनमें से कम 75% पुरुष गैर कृषि कार्य में संलग्न होने चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा? शहर कहलाएगा। ओके, तो शहर की परिभाषा कभी 2 नंबर में पूछ ली जाए तो 3 पॉइंट याद रखने हैं आपको। पहला पॉइंट, आबादी 5,000 प्लस होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट, घनत्व 400% पर किलोमीटर स्क्वायर से अधिक होना चाहिए। और तीसरा पॉइंट, कम से कम 75% लोग जो होने चाहिए वो गैर कृषि कार्यों में संलग्न होने चाहिए। 2011 का सेंसस, 2011 का जो जनगणना का डाटा है वो यहाँ पे मैंने डाला हुआ है शहरों से रिलेटेड। हमारे राजस्थान में कुल कितनी जनसंख्या है? 24.87% शहरों में रह रही है। ओके, भारत में 31.14% शहरों में रह रही है। अगर डाटा की बात करें तो राजस्थान के जो शहरों की पॉपुलेशन है वो ऑलमोस्ट 1.70 करोड़ है 2011 में। ठीक है, अभी तो बहुत बढ़ गई होगी लेकिन डाटा वही है हमारे पास में, इकोनॉमिक सर्वे में वही दिया हुआ है। शहरों में जितने भी लोग रह रहे हैं उनमें से पुरुष हैं 52% और महिलाएं 48%। देन लिंगानुपात की अगर बात करें तो शहरों में लिंगानुपात है 914,000 पुरुषों पे 914 महिलाएं हैं शहरों के अंतर्गत। और शहरों में अगर 0 से 6 आयु वर्ग में लिंगानुपात की बात करूं तो 874। ठीक है, अगर मैं कंपैरिजन करूं गांव का लिंगानुपात राजस्थान के अंतर्गत तो गांव का लिंगानुपात है 933,
ये नॉर्मल लिंगानुपात है। और अगर 0 से 6 आयु वर्ग में अगर मैं बात करूं तो 892 गांव का है। कंपैरिजन कर सकते हो, शहरों में 0 से 6 874 है और गांव में 892। उसके बाद में हम साक्षरता दर की बात करते हैं तो ऑल राजस्थान का 61% साक्षरता है, लेकिन शहरों में 79.68 80% तक लोग शहरों के अंदर से साक्षर हैं, जिनमें पुरुष 88% साक्षर हैं और महिलाएं 64% साक्षर हैं। ये कहाँ की बात चल रही है? शहरों की बात चल रही है। 2011 के डाटा के अनुसार पूछा गया कि 2001 से लेकर 2011 तक कितने लोगों ने गांव से शहरों की ओर पलायन किया, तो 32 लाख लोगों ने राजस्थान के अंतर्गत गांव से शहरों की ओर पलायन करके वहां पे निवास कर लिया है। और ऑल इंडिया में उसी समय 2001 से 2011 के बीच में 8 करोड़ लोगों ने पलायन किया था। अगर हम राजस्थान का अगर पूछें 2001 से 2011 के बीच में कितना परसेंटेज ऑफ ऑल इंडिया जितने भी पलायन हुआ है उसका कितना परसेंटेज पलायन हमारे राजस्थान में हुआ, तो वो 4% हुआ, क्योंकि 8 करोड़ तो ऑल इंडिया में हुआ है, 32 लाख हमारे राजस्थान में हुआ है। ओके, इस लेक्चर में वैसे समझाने का कुछ स्पेशल है नहीं, क्योंकि इसमें सिर्फ डाटा है। डाटा जिस तरीके से साक्षरता वाला होता है उसी तरीके से यहाँ पे मोस्टली डाटा ही डाटा है, बट शहरों वाला डाटा है। तो इसमें मैंने जितना हो सकता है वो अपने ये फ्लो चार्ट यूज करने की कोशिश की है। ठीक है, तो एक एक करके इन फ्लो चार्ट्स को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। शहरीकरण में स्थानिक परिवर्तन। ठीक है, शहरी आबादी के संदर्भ में राजस्थान में सबसे अधिक शहरीकृत जिले में कोटा, जयपुर, अजमेर, जोधपुर और बीकानेर सम्मिलित हैं, जबकि जालौर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, बाड़मेर और डूंगरपुर सबसे कम शहरी आबादी वाले ज़िले हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए सबसे ज़्यादा शहरी आबादी कोटा में और जयपुर में, और सबसे कम, ठीक है, तो सबसे कम में पहले नंबर पे आएगा डूंगरपुर, नाम मात्र, सिर्फ पूरे ज़िले के अंतर्गत 6.39% लोग शहर में रहते हैं, और दूसरे नंबर पे आएगा बाड़मेर। ठीक है, तो ये डाटा आपको याद रखना है कि राजस्थान के अंतर्गत दो प्रमुख शहर कोटा और जयपुर। कोटा में 60% लोग जो हैं वो शहर में रहते हैं और जयपुर में 52% लोग रहते हैं। कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत, ये जो है वो एक फ्लो चार्ट के रूप में या ग्राफ के रूप में बताया गया है ईयर वाइज। 1961 में भारत की कुल जनसंख्या का 17% शहरों में रहती थी। ठीक है, 1961 से बढ़ते हुए 2011 में कितना हो गया? 31%। अनुमान है 2021 में 34% का और 2031 में 37% का। राजस्थान की बात करूं तो 1971 में 16% लोग जो हैं वो शहरों में रहते थे 61 में, एंड बढ़ते बढ़ते 2011 में 24.87% हो गया। 21 का उन्होंने 26.33 का अनुमान लगाया है और 31 का उन्होंने 27.74 का अनुमान लगाया है। ठीक है, अब ये तो अनुमान है, लेकिन डाटा तो हमें बस ये वाला याद रखना था जो हम पहले ही बता चुके हैं। ऑल इंडिया का 31.14% और राजस्थान में 24.87%। ये राजस्थान की जनसंख्या है, कुल जनसंख्या, पुरुष जनसंख्या और महिला जनसंख्या। ठीक है, ये 2001 की जनसंख्या करोड़ में, ये 2011 की, तो हम 2011 वाला देख लेते हैं। 2011 में कुल जनसंख्या हमारे राजस्थान की है 6.86 करोड़, जिसमें से पुरुष हैं अपने 3.55 करोड़ और महिलाएं हैं 3.30 करोड़। ठीक है, बाकी ये आगे के डाटा हैं, याद नहीं करने, कोई इंपॉर्टेंस ही है नहीं। राजस्थान में बच्चों की कुल जनसंख्या 0 से 6 आयु वर्ग के अंतर्गत, तो ये है बच्चों की कुल जनसंख्या 2011 का होगा ये आंकड़ा, 2011 का ये है 107 लाख करोड़। ठीक है, कुल, और ये वाला है 2001 का और ये वाला है 2011 का। हाँ ठीक है, तो ये देख लीजिए, 0 से 6 में मतलब घटे हैं। 2001 में 1 करोड़ 7 लाख थे और 2011 में 1 करोड़ 6 लाख हो गए। ठीक है, ये आप कंपैरिजन करके देख सकते हैं। ये वाला जो है वो 2001 का है नीला वाला, और इधर वाला 2011 का है। ठीक है, बस इसमें डाटा याद नहीं रखना है, इस पूरे ग्राफ में कोई डाटा याद नहीं रखना है। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं, ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में पलायन के कारण क्या रहे हैं। तो पुरुष क्यों पलायन कर रहे हैं, महिला क्यों पलायन कर रही हैं, तो ये राजस्थान का है, ये भारत का है। लेकिन नॉर्मली आपसे पलायन के कारण पूछा जाए तो पहला तो कारण ये होता है एक अच्छे अवसरों की तलाश के लिए, रोजगार की तलाश के लिए, व्यवसाय के लिए, बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए। विवाह होने के बाद में मोस्टली महिलाएं जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह चली जाती हैं।
कुछ के बहुत सारे जन्म के बाद में एक जगह से दूसरे एजुकेशन पाने के लिए, जॉब पाने के लिए परिवार के साथ चले जाते हैं। तो ये जो है वो ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में पलायन के कारण है। बाकी ये डाटा आप याद नहीं रख सकते हो तो याद करना भी नहीं है। भारत एवं राजस्थान में शहरी घरों की स्थिति, ठीक है। अच्छा, ये डाटा दिया है अच्छी कंडीशन में कितने घर हैं, बुरी कंडीशन में कितने घर हैं, तो ये भी याद करने का नहीं है। ये सिर्फ शो करने के लिए मैंने डाला हुआ था, इकोनॉमिक सर्वे में डाला हुआ है कि भारत में 68% बहुत अच्छे घर में रह रहे हैं लोग, ठीक है। बाकी 29% सिर्फ रहने योग्य घरों में रह रहे हैं, बाकी जिंड सिंड घरों में रह रहे हैं। ऐसा इन्होंने डाटा दिया हुआ है। ओके, अब इसमें राजस्थान में सर्वाधिक एवं न्यूनतम शहरी साक्षरता वाले जिले, तो ये साक्षरता से रिलेटेड है और शहरी है। तो सर्वाधिक शहरी साक्षरता वाला जिला है उदयपुर, जिसमें 87% लोग साक्षर थे। एंड दूसरे नंबर पे आता है बांसवाड़ा, जिसमें 85% लोग शहरी बात कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ शहरी की बात है। क्योंकि बांसवाड़ा में मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, बांसवाड़ा का, डूंगरपुर का, बाड़मेर का जो शहरी प्रतिशत है वो नाम मात्र है, लेकिन जो शहरी लोग हैं वो ज़्यादातर पढ़े लिखे हुए हैं। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि सर्वाधिक जो शहरी साक्षर जिले बताइए, तो उदयपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, ठीक है। क्योंकि इनमें पॉपुलेशन शहरों में कम रहती है, लेकिन जो भी रहती है वो पढ़ी लिखी है ऑटोमेटिक। ओके, देन न्यूनतम साक्षरता वाले जिले जिनमें शहरी साक्षरता वाले, तो पहले नंबर पे नागौर में भी 70 है, जालौर में भी 71 है, चूरू में भी 72 है। राजस्थान में सर्वाधिक एवं न्यूनतम शहरी बाल लिंगानुपात, तो सबसे ज़्यादा बाल लिंगानुपात कहाँ पे? नागौर में 907 का। सबसे कम बाल लिंगानुपात यानी 0 से 6 आयु वर्ग में वो धौलपुर में। सबसे नंबर 2 पे आ रहा है सबसे अधिक बाल लिंगानुपात में। पहले नंबर पर नागौर, दूसरे पे बीकानेर, तीसरे पे भीलवाड़ा, और सबसे कम में धौलपुर, गंगानगर और दौसा। ये याद रखना है, बार बार रिपीट करना है, तब जाके याद होगा। ये राजस्थान में साक्षरता दर का मैप दिया हुआ है उन्होंने, किस तरीके से साक्षरता बढ़ी है 61 में, 71 में, 2001 में और 2011 में। तो ओवरऑल 61% हमारे राजस्थान की साक्षरता है, ठीक है। जिसमें ओवरऑल 66% है हमारे राजस्थान की साक्षरता, ओवरऑल है 66%, जिसमें 61% गाँव की साक्षरता है और 80% के आसपास में शहरों की साक्षरता है, ठीक है। कुल का रेड है, ब्लू गांव की साक्षरता का है और डार्क ब्लू जो है वो शहरों की साक्षरता का है। 1 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाले शहर या शहरी समूह, तो ये आपको पता होना चाहिए। जयपुर ऑलमोस्ट 30 लाख के आसपास जनसंख्या है, जोधपुर 12-13 लाख के आसपास है। अभी तो डाटा और बढ़ गया होगा, जयपुर में आराम से 45 लाख के आसपास या 50 लाख तक पहुँच गई है, ठीक है। जोधपुर, कोटा, बीकानेर, अजमेर ये जो हैं वो इन्होंने लिखे हुए हैं, जिनमें 1 लाख से अधिक जनसंख्या रहती है, ठीक है। बट टॉप आपको ये पता होना चाहिए शहरों में जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर, ये इनमें सबसे ज़्यादा 1 लाख से अधिक जनसंख्या रहने वाले जो हैं शहर हैं। राजस्थान में सर्वाधिक एवं न्यूनतम शहरी लिंगानुपात वाले जिले, ठीक है। न्यूनतम शहरी लिंगानुपात, ये तो लिंगानुपात जो था वो इधर की साइड में अगर मैंने आपको एक वो दिखाया था, ये बाल लिंगानुपात का है। ये मेन लिंगानुपात यानी ओवरऑल पुरुष और महिलाओं का कंपैरिजन शहरी है, तो ध्यान रखना है। तो टोंक सबसे ज़्यादा लिंगानुपात 985 का, बांसवाड़ा नंबर 2 पे, शहरी में बात चल रही है, ओनली शहरी में, ठीक है, 964, प्रतापगढ़ 963, और न्यूनतम में जैसलमेर, धौलपुर और अलवर, ठीक है। ये ध्यान रखना है। ओके, ये आपको बार बार रिपीट करना होगा तब जाके याद होगा। ये ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। और ऑब्जेक्टिव में तो पूछा जाता है, डाटा पूछा जाता है, और डाटा सिर्फ रिपीट करोगे तो याद होगा। अब बात करते हैं शहरों में आवास के लिए क्या क्या योजना चलाई जा रही हैं। एक तो संस्था बनाई गई आवासन मंडल करके, स्वायत्त शासी ऑटोनोमस संस्था बनाई गई, और जिसका उद्देश्य ये है कि शहरों में लोग आकर के रहेंगे तो उनके लिए रहने के लिए घर चाहिए। तो घर की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए, आवास आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए 1970 में 24 फरवरी को एक आवासन मंडल बनाया गया। उसका उद्देश्य ये है कि अफोर्डेबल हाउस बनाए जाएं सबके लिए। अफोर्डेबल मतलब मिनिमम कीमत पे बहन योग्य, जिस पे सब लोग जो है वो बहन कर सकें। 2020 तक 2.5 लाख घरों का निर्माण कर दिया गया, जिनमें से 60% गरीबों के लिए दिए गए थे। अब इसमें ई बिड सबमिशन द्वारा बुधवार को नीलामी उत्सव मनाया जाता है आवासन मंडल के द्वारा, और इसमें यह कहा जाता है कि आप शुरुआत में 10% दीजिए और अपने घर में प्रवेश करिए। ऐसी योजनाएं भी शुरू की गई थी इसमें। अपनी दुकान अपना व्यवसाय, ये भी आवासन मंडल के द्वारा एक योजना चलाई जाती है।
महात्मा गांधी दस्तकार नगर योजना, इसमें 750 घर बनाए गए थे। सिटी पार्क मानसरोवर में भी आवासन मंडल के द्वारा बनाया जा रहा है, और इस आवासन मंडल के द्वारा जो भी घर बनाए जाते हैं उनमें निगरानी के लिए एक मोबाइल ऐप बनाया गया, उसका नाम है सजग। तो आवासन मंडल उद्देश्य क्या रहा भाई, शहरों से जो लोग आ रहे हैं उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक ऐसा कोई ऑटोनोमस संस्था होनी चाहिए जो अफोर्डेबल घर बना बना के दे सब लोगों के लिए, ठीक है। अब अफोर्डेबल घर बनाएंगे, घर बनाने के साथ में कुछ ऑफर वगैरह भी देंगे ताकि लोग जुड़ेंगे उसमें। तो बुधवार के दिन वो नीलामी भी करते हैं। व्यवसायियों के लिए अपनी दुकान अपना व्यवसाय करके एक योजना भी चलाते हैं। दस्तकारों के लिए महात्मा गांधी दस्तकार नगर योजना बना दिया गया। मानसरोवर सिटी पार्क बना रहे हैं, और उनकी गुणवत्ता की निगरानी के लिए जो है वो एक एप्लीकेशन बना दिया गया। उसके अलावा राजीव आवास योजना, ये 2011 में शुरू किया गया था 16 शहरों में, और अब इसे सबके लिए आवास इस योजना के साथ में मर्ज कर दिया गया है। पीएम आवास योजना शहरी, इसमें सस्ते आवास देना, आर्थिक कमज़ोर एवं जो निम्न आय वर्ग के लोग हैं उनके लिए सस्ते कीमतों पे आवास देने का योजना है, ठीक है। तो बस ये ध्यान रख लेना, बाकी स्वीकृत आवास वगैरह डाटा कोई इंपॉर्टेंट है नहीं, ये डाटा याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये डाटा चेंज होता रहता है नॉर्मली बार बार, ओके, दैट्स ओके। उसके अलावा रेरा एक संस्था है जो कि रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी है, जो शहरों में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं, बड़े बड़े सोसाइटीज़ बनाई जाती हैं, या शहरों में जो भी कंस्ट्रक्शन का काम किया जाता है उसको रेगुलेट करने के लिए, उसको नियमित करने के लिए और लोगों की शिकायतों का निवारण करने के लिए एक संस्था बनाई गई, तो वो उसका नाम है रेरा, ठीक है। और रेरा में एक ट्राइब्यूनल भी बनाया गया, प्राधिकरण भी बनाया गया। अगर आपकी कोई शिकायत आती है तो उसका सुधार करने के लिए या उसका सॉल्यूशन करने के लिए रेरा ट्राइब्यूनल राजस्थान सरकार के द्वारा 6 मार्च 2019 को गठित किया गया। रेरा यानी राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, ठीक है, ये हो गया रेरा। और इसका मतलब इतना सही है कि जो शहरों में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं, जो सोसाइटीज़ बनाई जाती हैं, उन पे रेगुलेशन बनाए रखना कि क्या वो गुणवत्ता का पालन कर रहे हैं, क्या वो रूल्स एंड रेगुलेशंस का पालन कर रहे हैं, और लोगों को जो उन्होंने वादे किए क्या उन वादों को पूरा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर लोग शिकायत करते हैं कि भाई हमें जब ये सोसाइटी के बारे में या इस बिल्डिंग के बारे में बोला गया था तब ऐसी ऐसी सुविधाओं के बारे में बात की गई थी और अब वो सुविधाएं नहीं दे रहे हैं, तो उसके लिए रेरा ट्राइब्यूनल भी बनाया गया जो कि कोई भी शिकायत है उसका निवारण करने का प्रयास करती है। और योजनाओं में दीनदयाल अंत्योदय योजना, ठीक है, ये जो है वो एक तरीके से रोजगार योजना है। और शहरी स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना चलती थी पुराने समय पे, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन चलता था पुराने समय पे, उन दोनों को मिलाकर के दीनदयाल अंत्योदय योजना बनाई गई थी और राजस्थान के 191 नगरीय निकायों में इसे लागू किया गया था। तो ये एक तरीके से रोजगार की योजना है, बस जिस तरीके से मनरेगा वगैरह चलता है उस तरीके से, बस ओवरव्यू में पता होना चाहिए आपको। अगर आपसे कोई पूछ ले कि शहरों में रोजगार के लिए कौन सी योजना चल रही है तो ऐसा पता होना चाहिए उसके लिए। ओके। जयपुर मेट्रो पिछले लेक्चर में भी आपको बता दिया था, इसकी स्थापना के लिए जयपुर मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन 2010 में बनाया गया था। इसके ये फेज हैं, 1A में मानसरोवर टू चांदपोल, 1B में चांदपोल टू बड़ी चौपड़, 1C में बड़ी चौपड़ टू ट्रांसपोर्ट नगर, 1D में मानसरोवर टू अजमेरी रोड, अजमेर रोड नहीं अजमेर रोड, ठीक है, जो अपना बाईपास होके जाता है जयपुर से वहाँ तक, एंड 2 में सीतापुरा टू अम्बावाड़ी। इन पे अभी कोई काम वगैरह शुरुआत भी नहीं हुई है। ओके। स्वच्छ भारत मिशन, वही शहरों में गाँव में सेम स्वच्छ भारत मिशन SVM, ठीक है। जन सहभागिता एवं नागरिकों के सक्रिय योगदान से संपूर्ण शहर को स्वच्छ बनाना। इसका उद्देश्य में एक तो घरेलू शौचालय का निर्माण करना, सामुदायिक शौचालय का निर्माण करना, और जो भी कचरा है अपशिष्ट है उसका प्रबंधन करने का प्रयास करना। ये इंदिरा रसोई योजना राजस्थान सरकार के द्वारा बहुत अभिनव पहल 20 अगस्त 2020 से शुरू की गई। उद्देश्य ये था कोई भूखा नहीं सोए। उसका पुराने समय पे वसुंधरा राजे के टाइम पे अन्नपूर्णा योजना का नाम था। वो एक बैन होती थी जो जगह जगह घूम करके लोगों को खाना देती थी सस्ती कीमतों पे। इंदिरा रसोई योजना में उन्होंने बैन की जगह एक स्थायी जगह का जो लोकेशन चूज कर लिया कि आप एक स्थायी जगह बैठो और आप वहाँ जा कर के खाना खा सकते हो। तो अभी 8 रुपये में आप खाना खा सकते हो दोपहर में और रात्रि का भोजन ले सकते हो। वैसे थाली की कीमत जो है वो 20 रुपये के आसपास है, 12 रुपये सरकार देती है, और भी सरकार इसमें पैसे बढ़ाने की बात कर रही है।
अब वर्तमान में, पहले ये था 213 नगरीय निकायों में 358 थे, बजट में अब हटा बढ़ा करके 1000 का रसोई की घोषणा कर दी थी। एक एलईडी प्रोजेक्ट है और एक मास्टर प्लान है, तो मैं इनको नीचे जो लिखे हुए हैं उनमें पढ़ देता हूँ। एक शहरी रोजगार योजना जो है वो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना राजस्थान सरकार के द्वारा चलाई गई योजना है। ये मैंने पहले भी बताया था आपको। शहरों में जो रह रहे लोग, उनके लिए परिवारों के लिए प्रति वर्ष 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराने के लिए ये योजना गारंटी देती है। इस योजना के तहत सालाना करीब 800 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 213 नगर निकायों में इतने कार्यों को चिन्हित किया गया है, जो कि याद नहीं करना है। इस योजना के तहत 3,67,000 जॉब कार्ड जारी कर दिए गए हैं और एक साल में इतना मानव दिवस भी सृजित कर दिया गया कार्य। बट उद्देश्य क्या ध्यान रखना है, शहरों में रहने वाले लोगों को प्रतिवर्ष 100 दिन का रोजगार दिया जाता है इंदिरा गांधी शहरी गारंटी योजना के तहत। अभी जो मैं बात कर रहा था, इंदिरा रसोई योजना, कोई भूखा नहीं सोए, ये संकल्पना के आधार पर मुख्यमंत्री जी के द्वारा 20 अगस्त 2020 को प्रदेश के 213 निकायों में 358 जगहों पर स्थायी रसोइयों के माध्यम से शुरू किया गया। वर्तमान में बजट में बढ़ाकर के इसकी संख्या 1000 कर दी गई और अभी वो इकोनॉमिक सर्वे में लिखा है, ये इकोनॉमिक सर्वे का सेम है। इकोनॉमिक सर्वे में दिया है कि अभी 973 पे काम चल रहा है, 973 पे खाना मिल रहा है, बाकी और भी बढ़ जाएंगी लेकिन इतने पे खाना मिल रहा है। ओके। एलईडी लाइट प्रोजेक्ट, ये राजस्थान सरकार के द्वारा एनर्जी को बचाने के लिए नॉर्मली फ्री में एलईडी बांटी गई थी। तो राजस्थान में स्ट्रीट लाइट क्षेत्र में ऊर्जा बचत करने के लिए एनर्जी सेविंग प्रोजेक्ट प्रारंभ किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य सड़कों पर रोशनी के स्तर में वृद्धि एवं विद्युत उपभोग में कमी करना है। 190 स्थानीय निकायों में एलईडी लाइट लगाने का कार्य पूरा हो चुका है। एक स्थानीय निकाय में कार्य प्रगति है। नवंबर 2022 तक राजस्थान में 11.84 एलईडी लाइट लगाई गई। उसके अलावा प्रशासन शहरों के संग इसमें ये होता है कि शहरों में जो है वो आम नागरिकों की जुड़ी समस्याएं, उनका त्वरित समाधान करने के लिए सभी विभागों को एक साथ में बिठाया जाता है और इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 2021 से की गई थी। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट योजना, ये मैंने आपको बताया था। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में 5 लाख स्ट्रीट वेंडरों को 50,000 रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। ठीक है, 30 नवंबर तक का इतने लाभार्थियों को आवेदन बैंकों को भेजे जा चुके हैं, जिनमें से 43,000 लोगों को 160 करोड़ वितरित किए जा चुके हैं। ये पिछले लेक्चर में भी देख चुके हैं। मानसरोवर में सिटी पार्क का विकास किया जा रहा है। जयपुर के सबसे बड़े पार्कों में से एक सिटी पार्क एंड फाउंटेन स्क्वायर का विकास 52 एकड़ में माउंट सरोवर में विकसित किया गया। पहला चरण इसका पूर्ण हो चुका है 21 अक्टूबर 2022 को, तो ये डेट है। दूसरा चरण सितंबर 2023 तक पूरा होने की संभावना है। सिटी पार्क में राज्य का सबसे ऊंचा झंडा भी स्थापित किया गया है, 213 फीट वाला। ओके, इंदिरा रसोई योजना हो गया, एलईडी लाइट योजना हो गया, प्रशासन शहरों के संग शहरी इंदिरा शहरी आवास, उसके अलावा मेट्रो। ठीक है, ये आप देख लीजिएगा। वही उद्देश्य वही है, सुविधाजनक द्रुतगामी पर्यावरण अनुकूल सार्वजनिक परिवहन सुविधा विकसित करने के उद्देश्य थे। ओके, इसके ये अलग अलग पेज हैं। मानसरोवर टू चांदपोल, चांदपोल टू बड़ी चौपड़, बड़ी चौपड़ टू ट्रांसपोर्ट नगर, 1D में है मानसरोवर टू अजमेर रोड और सीतापुरा टू अम्बावाड़ी। जयपुर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट फेज 2 की सीतापुरा से अम्बावाड़ी तक इतने लंबे जो है वो DPR जो है वो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रस्तावित की गई है और इस पर 4600 करोड़ रुपए का खर्च होने वाला है। इसके अलावा राजस्थान में जो शहर हैं, उन शहरों के आसपास के इलाकों में झुग्गी झोंपड़ी या कच्ची बस्ती बन जाती है। उनके रिगार्डिंग कुछ डाटा और कुछ पॉइंट बोले हैं, वो हम देखते हैं। देश के विभिन्न भागों में कच्ची बस्तियों का निर्माण और विकास कई कारणों से होता है। कच्ची बस्ती क्यों बनती है? जैसे कि ग्रामीण गाँव से लोग शहर में आ जाते हैं, उच्च बेरोजगारी होती है, गरीबी होती है, आर्थिक ठहराव और कमजोर योजना से कच्ची बस्तियों का निर्माण हो जाता है। ये कच्ची बस्तियाँ आमतौर पर साफ और ताज़े पानी की आपूर्ति, निरंतर बिजली की आपूर्ति, उचित स्वच्छता या स्वच्छता की स्थिति जैसी बुनियादी नागरिक सुविधाओं की कमी के कारण जीर्ण शीर्ण स्थिति में रहती हैं, जो झुग्गीवासियों के बीच विभिन्न वायु एवं जल जनित बीमारियों का कारण बन जाती हैं। इतना ही नहीं, स्लम एरिया में घरों के स्ट्रक्चर भी अच्छे नहीं होते हैं। हालांकि गंदी बस्तियों को प्रभावित करना जो है वो कठिन कार्य है। जनगणना संगठन ने निम्नलिखित क्षेत्रों को गंदी बस्तियों में वर्गीकृत किया है। ऐसे सभी क्षेत्र जो राज्य, स्थानीय सरकार या केंद्र शासित
क्षेत्रों द्वारा गंदी बस्तियों के रूप में किसी कानून द्वारा सुरक्षित किए गए हों तो ये परिभाषित किए गए हैं, या तो कोई राज्य अपना कोई कानून बना दे उसके आधार पे। ऐसे सभी क्षेत्र जिनका पहचान राज्य, स्थानीय सरकार व केंद्र शासित प्रदेश द्वारा गंदी बस्तियों के रूप में किया गया हो, किंतु किसी कानून की कोई ज़रूरत नहीं हो, लेकिन राज्य ने या स्थानीय निकाय ने या यूनियन टेरिटरी ने उसे घोषित कर दिया हो। ऐसे सभी घने क्षेत्र जिसमें कम से कम 300 की जनसंख्या अथवा 60-70 परिवार रहते हों, ऐसे आवासीय समूह में हों जो पूरी तरह अनियोजित तरीके से बसे हुए हों, जिनमें बेसिक प्रकाश, पानी, मल, जल, इन सब की व्यवस्था नहीं हो, तो वो क्या है, कच्ची बस्ती। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में झुग्गियों में रहने वाली आबादी जो थी 20 लाख के आसपास थी, और जो कुल शहरी आबादी का 12% थी। कच्ची बस्ती में रहने वाले निवासियों के लिए सबसे अधिक जनसंख्या जयपुर के अंदर ही है, जो कि अकेले ही राज्य की कच्ची बस्ती का सबसे अधिक भाग है। उसके बाद में जयपुर के अलावा कोटा में भी कच्ची बस्तियाँ हैं, जोधपुर में भी कच्ची बस्तियाँ हैं, उदयपुर में भी हैं, इन जगह पे। ओके, शहर की कुल आबादी में सबसे अधिक कच्ची बस्ती निवासियों का प्रतिशत पीलीबंगा में है। ठीक है, तो डाटा के रूप में तो जयपुर में सबसे ज़्यादा कच्ची बस्ती के लोग रहते हैं, लेकिन पीलीबंगा में परसेंटेज वाइज जो है वो सबसे ज़्यादा। ठीक है, और बाकी तालिका दी गई थी वो मैंने यहाँ डाली नहीं है, कोई ज़रूरत है नहीं। ठीक है, तो ये इसमें ये चीज़ें हैं, और उसके अलावा एलईडी लाइट प्रोजेक्ट हो गई। अब शहरों के विकास के लिए ये 2-3 प्रोजेक्ट हैं, ये आप देख लीजिए। एक तो शहरी विकास के लिए स्मार्ट मिशन योजना नरेंद्र मोदी जी की ये ड्रीम प्रोजेक्ट में से था, जून 2015 में शुरू किया गया। 5 वर्षों को 100 शहरों को स्मार्ट्स बनाने का प्लान किया गया, फिर उसका फेज सेकंड भी शुरू कर दिया गया है, और शुरुआत में केंद्र के द्वारा 100 करोड़ रुपए दिए गए थे। ठीक है, राज्य सरकार भी समान राशि देती थी उनके लिए, और राजस्थान के 4 शहर जयपुर, अजमेर, कोटा और उदयपुर को स्मार्ट सिटी के लिए चयन किया गया था। एक संस्था है राजस्थान अर्बन डेवलपमेंट फंड, ये जो है एक राजस्थान शहरी विकास कोष है। शहर का विकास करने के लिए 26 मार्च 2010 को RUDF की स्थापना की गई थी, और इसके लिए नोडल एजेंसी बनाई गई रुडसी को। ओके, अमृत मिशन, अमृत, ठीक है, अमृत, ठीक है, अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, एक तरीके से जो पुराने शहर हैं और उनमें पुनरुद्धार करने के लिए, शहरों का पुनरुद्धार करने के लिए ये अमृत मिशन शुरू किया गया। राजस्थान के 29 शहरों का इसमें चयन किया गया। जून 2015 से अमृत मिशन शुरू किया गया। उद्देश्य वही है, शहर में जलापूर्ति, सीवरेज, नालियाँ, परिवहन सुविधा, हरित स्थल। जब भी शहर विकास की बात आए तो आप ये वाले पॉइंट याद कर लेना। ठीक है, जब भी शहर विकास की बात आए, क्योंकि शहर में सबसे इंपॉर्टेंट होती है आधारभूत संरचनाएं। जल होना चाहिए लोगों के पास में, सीवरेज की पूरी सुविधाएं होनी चाहिए, नाली सही तरीके से होनी चाहिए, परिवहन सुविधाएं होनी चाहिए, हरित स्थल, पार्क होने चाहिए, तभी वहाँ पे लाइफ अच्छी हो सकती है। ये पॉइंट आप रट लेना हर हाल में, मेंस में ये पॉइंट आपके काम आएंगे। कहीं पे भी जब शहरी विकास की बात आए, ठीक है, या इवन ग्रामीण विकास की भी बात आए, तो ये पॉइंट आपको डाल देते हैं। इसके अलावा बिजली भी आप पॉइंट शामिल कर सकते हो कि विद्युत की आपूर्ति पूर्ण रूप से, ये आप शामिल कर सकते हो। तो जलापूर्ति, सीवरेज, नालियाँ, परिवहन सुविधा, हरित स्थल और बिजली, ये आप याद रख सकते हो। नेशनल कैपिटल रीजन, दिल्ली के आसपास वाले क्षेत्र जो है उसको नेशनल कैपिटल रीजन के रूप में घोषित किया गया है, जिसमें हमारे भरतपुर और अलवर को भी शामिल किया गया है। भरतपुर का एक छोटा सा हिस्सा, डी कामा वाला हिस्सा शामिल किया गया, पूरा भरतपुर नहीं आता। ऐसे ही अलवर का भी छोटा सा हिस्सा है। ठीक है, अलवर का पूरा हिस्सा शामिल है। उसके अलावा NCR दिल्ली के काउंटर मैग्नेट के रूप में 2 शहर डेवलप किए जा रहे हैं, जयपुर और कोटा को। काउंटर मैग्नेट शहर का मतलब होता है कि कोई शहर पूरे भारत की जनसंख्या को आकर्षित कर रहा है मैग्नेट के रूप में, तो फिर कोशिश की जाती है कि आसपास के क्षेत्रों में ऐसे काउंटर मैग्नेट शहर कोशिश जनरेट किए जाएं, ताकि वो लोग सिर्फ और सिर्फ दिल्ली जाने की बजाय उनके आसपास वाले, तो हमारे राजस्थान के 2 शहर को काउंटर मैग्नेट NCR के रूप में माना गया है, जयपुर और कोटा को। NCR द्वारा इन क्षेत्रों में विकास योजनाएं चलाई जाती हैं और ऋण सहायता दी जाती है, ताकि दिल्ली पे कम दबाव पड़े। ओके, तो ये हुआ NCR। तो इस तरीके से हमारी, अगर आपसे 5-10 नंबर में पूछ लिया जाए राजस्थान में शहरी विकास, तो ये आपको याद रहना चाहिए। स्मार्ट मिशन, स्मार्ट सिटी मिशन, ये 100 शहरों को स्मार्ट बनाने का प्लान था। ठीक है, जून 2015 में शुरू किया था। अमृत पुनरुद्धार करने का काम था। ठीक है, एक RUDF फंड है। जयपुर मेट्रो रेलवे प्रोजेक्ट है। मास्टर प्लान लॉन्ग रन के हिसाब से बनाए जाते हैं, किसी भी राज्य के डेवलपमेंट के लिए, किसी जिले के डेवलपमेंट के लिए, किसी शहर के डेवलपमेंट के लिए। मास्टर प्लान लॉन्ग रन 30 साल 50 साल के होते हैं नॉर्मली मास्टर प्लान। ओके,
तो ये हुआ अपना खास बातें। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी 100 दिन का रोजगार दिया जा रहा है। डाटा थोड़ा सा देख लें तो और ध्यान रहेगा। 213 निकायों में इसमें 675 करोड़ रुपए के और 9,553 में कार्य चिन्हित किए गए थे और 2022 के नवंबर तक 17,61,760 मानव दिवस जो है वो सृजित किए गए। एलईडी लाइट परियोजना जो है वो स्ट्रीट लाइट्स को एलईडी में कन्वर्ट किया गया है। 190 स्थानीय निकायों में एलईडी लाइट्स बनाई गई हैं और 2022 तक इसमें 11,84,000 तक। प्रशासन गांव के शहरों के संग 2 अक्टूबर 2021 से शुरू हुआ था। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट 50,000 रुपये बिना किसी गारंटी के दिए जाता है। मानसरोवर में सिटी पार्क बनाया जाता है। इंदिरा रसोई योजना 8 रुपये में आपको एक भरपेट भोजन मिल जाएगा। 1,000 जगहों पे बनाए जाने का प्रावधान है। 973 जगहों पे अभी रसोइयाँ स्थापित की जा चुकी हैं। ओके, स्वच्छ भारत मिशन आपको समझ में आई गया है, जो आपके घर पे रोजाना ऊपर आता है। ठीक है, अब हमने ठान लिया है इरादा, हमें करके दिखाना है, और स्वच्छ भारत वाला वही स्वच्छ भारत मिशन का ही हिस्सा है। जयपुर रेलवे, दीनदयाल अंत्योदय योजना, ये पिछली 2 योजनाएं थी, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना और राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन। इनको जोड़ करके दीनदयाल अंत्योदय योजना शुरू किया गया। राजस्थान के 191 नगरीय निकायों में लागू है। रेरा रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी है। ये एक तरीके से जो भी रियल इस्टेट का निर्माण किया जाता है शहरों में, उनको कंट्रोल करने के लिए है, और शिकायत निवारण मंच भी है। पीएम आवास योजना, सस्ते आवास देना। राजीव आवास योजना, ठीक है। अब आपसे आवास योजना का अगर सवाल पूछा जाए तो ये 2-3 याद रख लेना। 10 नंबर में पूछ भी लिया जाए, राजस्थान में आवास योजनाओं को, शहरी आवास योजनाओं की डेवलपमेंट पे टिप्पणी कीजिए, तो आवासन मंडल का लिखना है, राजीव आवास योजना का लिखना है, पीएम आवास योजना का लिखना है, रेरा के बारे में भी लिखना है, चारों के बारे में लिखना है उसमें। ओके, ये डाटा है। ये डाटा सिर्फ रटना ही होगा, इस पर कोई भी ट्रिक्स और टिप्स नहीं है, और ये डाटा भी आपको रटना होगा। फिर भी मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ। एक शहर का मतलब क्या होता है? 5,000 से अधिक आबादी होनी चाहिए, घनत्व 400 पर्सन पर किलोमीटर स्क्वायर से अधिक होना चाहिए, और कम से कम 75% लोग गैर कृषि कार्यों में संलग्न होना चाहिए। और डाटा, शहरी जनसंख्या हमारे राजस्थान में 25% है, ऑल इंडिया में 31% है। कुल शहरी डाटा के रूप में अगर जनसंख्या में बोलूँ तो 1.70 करोड़ हमारे राजस्थान के अंतर्गत है। लिंगानुपात शहरों में 914 है और बाल लिंगानुपात शहरों में 874 है। ओके, साक्षरता दर शहरों में 79.68% है, और हमारे गांव से शहरों की ओर 2011 के सेंसस के अनुसार 32 लाख लोगों ने पलायन किया था। तो ये छोटा सा चैप्टर है, प्री में इम्पोर्टेंट है, लेकिन वो चीज़ें जो मैंने बताई थी वो रटी होनी चाहिए। वो ये हैं कि किसी भी शहर का विकास करने के लिए कुछ भी योजनाएं हों, उनमें आप ये पॉइंट आप रट लेना, ठीक है। ये की पॉइंट के रूप में रटा हुआ होना चाहिए। जलापूर्ति, सीवरेज का विकास करना, नालियों का विकास करना, परिवहन सुविधाओं का विकास करना, हरित स्थल का विकास करना, पार्क बनाना, बिजली सुविधाएं प्रदान करना, सुरक्षा का विकास करना, ठीक है। तो यही चीज़ें जो हैं वो अपना आपके शहर के विकास से रिलेटेड याद होनी चाहिए। आई थिंक ये लेक्चर बहुत छोटा सा है, इसमें उतना ज़्यादा डाटा भी नहीं है, बट ओवरव्यू में आपको प्री में और मेंस में एक एक सवाल देखने को मिल सकता है इसमें से, क्योंकि यहाँ डाटा है, ये वाला डाटा जिसमें मैंने फ्लो चार्ट बनाया है। तो प्री में तो एक सवाल पक्का बनेगा ही बनेगा रिगार्डिंग दी शहरी जनसंख्या का डाटा, शहरी लिंगानुपात का डाटा, शहरी साक्षरता दर का डाटा। इनसे एक आध सवाल तो पक्का प्री में बन ही जाएगा। तो इसमें मोस्टली काम किसका है? वो आपका है। ये जो पीडीएफ मिली है इसे बार बार रिवाइज कीजिएगा, और जो मोर डाटा है उसे अपने माइंड में सेट करने की कोशिश कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद। हम चैप्टर नंबर 8 में स्वास्थ्य एवं शिक्षा से रिलेटेड जितनी भी योजना है उनके बारे में बात करेंगे। चैप्टर नंबर 9 में बाकी जितनी भी योजनाएं हैं उन सबको एक साथ में देखेंगे। चैप्टर नंबर 10 में वित्त के स्रोतों के बारे में बात करेंगे, और 11 में हम सतत विकास के बारे में बात करने वाले हैं। एंड देन उसके बाद में हम बजट और फ्लैगशिप स्कीम्स के रूप में दोबारा से सारी स्कीम्स को रिवाइज करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद। मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। थैंक यू ऑल।